हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं थायरिस्टर के बारे में। थायरिस्टर से आप क्या समझते हैं? थायरिस्टर एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप थर थर कांपते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि यार ये हो क्या रही है चीज़, क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और आप अक्सर जो इसको समझने के लिए जो वीडियो लेक्चर्स आप जो फॉलो करते हैं यूट्यूब पे या बुक्स आप फॉलो करते हैं, वो अपने आप में इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आता नहीं है। बस आप इस फिराक में रहते हैं कि यार चीज़ों को रट लिया जाए। पर यहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ जो है समझाएंगे। और इस प्रकार से मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे समझाऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप बोलेंगे कि यार सर पकड़ में आ गया है टॉपिक, हमको एससीआर का एकदम समझ में आ गया है। एससीआर डायरेक्ट ट्रैक क्या होता है, थायरिस्टर क्या होता है। तो यहाँ पे बात ऐसी है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमको समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और अगर आप उस सोर्स से पढ़ रहे हो जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो आप सिर्फ रटते और कुछ नहीं करते हो। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई बाकी सब बेकार है और आप जो पढ़ा रहे हो वो अच्छा है। ठीक है, मतलब आप में ही इंटेलिजेंस है और बाकी मतलब कुछ मतलब नहीं है पढ़ने का। यहाँ पे बात समझिए, मैं कुछ ऐसा ही कहने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं कुछ ऐसा ही कहने जा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि मैं आपको एक अच्छे से इसलिए पढ़ा पाऊँगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा इंटेलिजेंस, अच्छी पकड़ इसलिए दिला पाऊँगा क्योंकि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ, जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, जिस राइटर को फॉलो कर रहा हूँ, ही इज़ अल्टीमेट गाय इन इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब एक्चुअल में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको समझनी है, पढ़नी है, तो एक शख्स है जिनका नाम है मालविनो साहब। तो इनकी आप बुक्स पढ़ेंगे तो इनकी आप एक एक चीज़ समझेंगे तो आप समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। और एक बार इनको पढ़ने के बाद, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। पर प्रॉब्लम इस बुक में, कई प्रॉब्लम बुक में नहीं है, पर बच्चों को ये आती है कि यार समझ में नहीं आता है कुछ चीज़, बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से। तो मैं उस चीज़ को और एक देसी तरीके से पूरा बताऊंगा आपको, एक लाइफ एग्जांपल देके, एक सिंपल एग्जांपल्स देके। और इसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी मैं सारी चीज़ें आपको इसमें बताऊँगा। तो जैसे आप जानते हो कि अधिकतर मैं इसको रेफ़र करता हूँ, इस स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के साथ साथ में ये जो बुक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल की जो बुक है, मालविनो की जो राइटर की जो बुक है, ये ज़रूर अपने साथ में रखना क्योंकि ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और यहाँ पे हम उसी को यहाँ पे फॉलो करते हुए एक एक चीज़ को यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर जो देख रहे हो उसके बाद इस बुक को और आप पढ़ोगे ना तो बुक भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी चीज़ों को देखा है एज अ स्टूडेंट में। जब मैंने चीज़ों को देखा, परखा है और काफ़ी चीज़ों को रेफ़र किया है, तो मेरी जो फाइनल जो फाइंडिंग है वो ये स्टूडेंट्स की, जो सबसे बेस्ट बुक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो मालविनो ही है। और बाकी तो सब यही है कि भाई जो जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कैसे न कैसे पढ़ा रहे हैं, पॉइंट्स को रटा रहे हैं, वाला काम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक एक चीज़ से समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ आपको। तो मैं आपसे बात कर रहा था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बात करता हूँ मैं इसकी थायरिस्टर की। तो देखो थायरिस्टर जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो रियल लाइफ में जो इसके उपयोग है, जो यूजेस है, बहुत ज़्यादा है। अब आप देखो कि इसके जो यूजेस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, जैसे मोटर को कंट्रोल करना, स्पीड को कंट्रोल करना, फर्नेस को कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ें जो है रियल लाइफ एप्लीकेशन जो है आसपास, वो इन चीज़ों से होती है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे
पहले क्या आते थे, पंखे होते थे ना अपने, तो पंखे का जो रेगुलेटर होता था वो कुछ इस प्रकार का होता था, बड़ा सा। आप लोगों में से शायद काफ़ी लोगों ने देखा भी नहीं होगा, इस प्रकार का रेगुलेटर पहले हुआ करता था। और इस रेगुलेटर जब ख़राब हो जाता था या फिर आपने कभी ओपन किया हो इसमें, तो इसमें क्या निकलता था, इसमें इस प्रकार से 5 मोटे मोटे रजिस्टर निकलते थे और जो क्या है गर्म हो जाते थे, और इस प्रकार का एक स्विच इसमें होता था। ठीक है, अब इससे क्या होता था कि आपने यहाँ पे है नंबर 1 2 3 4 5 और ऑफ, मतलब कि पंखा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पर आप करते थे, और आप ये रजिस्टर से आप सप्लाई कनेक्ट हो जाती थी उसकी। ठीक है, तो रजिस्टर्स की वैल्यू अलग अलग थी, और उसके कारण से क्या है, जो फैन की जो स्पीड है वो भी जो है वेरी होती थी। ठीक है, रेजिस्टेंस की स्पीड जो है, रेजिस्टेंस से क्या होगा, रेजिस्टेंस आप चेंज कर रहे हो इस स्विच से। ठीक है, और उस रेजिस्टेंस चेंज करने की वजह से, उस रेजिस्टेंस को चेंज करने से वजह से जो फैन को जो क्या मिल रही है, करंट मिल रही है, वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग, और अलग अलग करंट इसको मिलेगी, तो इसमें जो फैन की स्पीड है अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होगी। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपने समझा जो एक पहले एक फैन के रेगुलेटर में हुआ करता था। पर आजकल आप क्या देखते हो, आजकल आप जैसे यहाँ पे स्टूडियो में भी एक लगा हुआ है, जो देखो एक सिंपल सा होता है, क्या एक छोटे से ढक्कन के बराबर जो है क्या होता है आपका, ये डिवाइस होती है जो क्या करती है, फैन की स्पीड को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो बात को कि यहाँ पर थे आप, क्या थे, ये इतना बड़ा रेगुलेटर था, उसकी जगह आप एक छोटी सी डिवाइस पे आ गए हो। इसकी साइज जो है अराउंड आपकी इसके ढक्कन के बराबर है, इस ढक्कन के बराबर रहती है, राइट। अब बात यह है कि ऐसा क्यों हो पाया और इसके क्या डिसएडवांटेज थे, एनीवन, इसके क्या डिसएडवांटेज थे और क्यों हम लोग इस पे स्विच करें। कई लोग बोलेंगे सर इसकी साइज छोटी थी, साइज छोटा इज वन ऑफ द रीज़न बट नॉट द मेन रीज़न। द मेन रीज़न इज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, इसमें क्या होता था, गर्म होते थे, तो क्या होता है इसमें I²R ड्रॉप होता है। अब I² ड्रॉप के कारण क्या है, बिजली की कंजप्शन ये ज़्यादा होगी, मतलब बिजली यहाँ पे जो एनर्जी है इस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है I²R में, मतलब कि बिजली की खपत ज़्यादा होगी अगर आप ये वाले रेगुलेटरों को यूज़ में ला रहे हो। ये बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। अब इसकी जगह जो हम ये स्विचिंग डिवाइस लेके आए हैं, ये जो फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, इसमें क्या है, आपकी जो बिजली की बचत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नॉट ओनली साइज छोटी है पर बिजली की बचत भी इसमें बहुत ज़्यादा होगी। तो कैसे होगी, कैसे ये काम करता है, वो हम अभी आगे इसमें पढ़ेंगे। पर ये क्या है, आपका एक प्रकार का एक थायरिस्टर है, एक स्विचिंग डिवाइस है। तो ये आपने समझा कि थायरिस्टर का एक मैंने आपको जनरल एप्लीकेशन बताई। ये तो मैंने आपको एक जनरल एप्लीकेशन बताई है, पर मेन जो आप इंडस्ट्री में आप जाते हो और बहुत सारी, जैसे मोटर को कंट्रोल करना है और फर्नेस को कंट्रोल करना है, हीटर को कंट्रोल करना है, ये सारे काम हम थायरिस्टर से करते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर करेक्शन का जो काम होता है ना, जिसमें कैपेसिटर बैंक लगी रहती है, उसको ऑन ऑफ करना रहता है, अगर आपने जानते हो बारे में, तो वहाँ पे भी हमको थायरिस्टर यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इनफ ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द थायरिस्टर पार्ट, कि थायरिस्टर की ये एप्लीकेशन है। आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही होगी इसमें। हम बढ़ते हैं आगे कि थायरिस्टर क्या है। थायरिस्टर का जो ग्रीक, पहली बात मैंने आपको क्या कवर कराई, अभी तो मैंने आपको जनरल बताया है, पंखे का थोड़ा बताया जिससे आपको थोड़ा मन में समझ में आए कि यार क्या चीज़ होती है। अब आप समझो कि अगर आपसे पूछे कोई कि बता थायरिस्टर क्या है, तो क्या बोलोगे, थायरिस्टर एक स्विचिंग डिवाइस है। क्या है थायरिस्टर? एक स्विचिंग डिवाइस है। अभी हम फैन में भी जो स्विच कर रहे थे, क्या कर रहे थे, फैन में स्विच कर रहे थे डिफरेंट पोजीशन पे, जिससे डिफरेंट फैन की स्पीड आए। तो थायरिस्टर क्या है, एक स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है। स्विचिंग डिवाइस। अब देखो थायरिस्टर का जो ग्रीक लैंग्वेज में इसका जो मतलब मालूम क्या होता है, डोर। क्या होता है? डोर, दरवाजा। अब
डोर क्या है? एक प्रकार का स्विच है। डोर क्या है? एक प्रकार का स्विच ही तो है। कहने का मतलब ये है कि देखो, ये आपका 2 पॉइंट है, यहाँ पे आपने एक लोड रेजिस्टेंस RL यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या दे रहे हो? सप्लाई वोल्टेज इसको दे रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया है? एक स्विच लगा दिया, ठीक है। ये स्विच आपने लगा दिया। तो स्विच क्या करता है कि जब आप इसको क्लोज करोगे, ठीक है, तब क्या होगा? करंट फ्लो हो जाएगी और लोड को क्या है? आपको सप्लाई मिल जाएगी। लोड क्या हो सकता है? लोड आपका बल्ब हो सकता है, लोड आपका फैन हो सकता है, लोड आपका हीटर हो सकता है, और लोड आपका AC हो सकता है, ठीक है। तो आप स्विच का आपने समझा। स्विच मैनुअल भी होते हैं, जैसे आप अपनी थंब से उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपने थंब से ऑन ऑफ स्विच उसमें नहीं कर सकते हो, और आपको बहुत फास्ट ऑन ऑफ करना होता है, या फिर जो करंट जा रही है वो बहुत हाई करंट जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या है? डिफरेंट स्विचिंग डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती है। डिफरेंट अलग अलग प्रकार की स्विचिंग डिवाइसेस आपको यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगा। आपने स्विचिंग डिवाइसेस, मैंने आपको बताया कि एक तो मैनुअल स्विचिंग हो गई, और भी स्विचिंग डिवाइसेस होती है, जैसे कि आपने सुना होगा FETs के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा FET के बारे में आपने सुना होगा, आपने MOSFET जो है उसके बारे में आपने सुना होगा, और अभी हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे थायरिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा कि थायरिस्टर और MOSFET में बेसिक डिफरेंस क्या है? एनीवन? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, समझ में आया आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्विचिंग डिवाइसेस कई प्रकार की होती है। आपने सुना होगा FETs के बारे में सुना होगा, MOSFET के बारे में सुना होगा, वो भी हमारे कोर्स में, वो भी हम पढ़ेंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं, थायरिस्टर। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थायरिस्टर एंड FETs, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या एक डिफरेंस है, अगर आपको एक लाइन में या फिर एक किसी को एक्सप्लेन करना हो कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, और इस पे आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है, एक सब्जेक्टिव भी बन सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द FET एंड द थायरिस्टर। बोथ आर स्विचिंग डिवाइस, दोनों ही क्या है? स्विचिंग डिवाइस है, पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, यहां पे इसको बोला, यहां पे देखो एक चीज होती है, यहां पे यहां से आप A पॉइंट बोलते हैं, इसको हम K बोलते हैं, मतलब इसको हम एनोड बोलते हैं और यहां पे हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या है? 2 पॉइंट्स हैं, और इन दो पॉइंट्स को कंट्रोल करने के लिए जो एक सिग्नल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गेट। क्या बोलते हैं? गेट। एक पॉइंट है एनोड, एक पॉइंट बोला जाता है कैथोड, और एक पॉइंट होता है यहाँ पे गेट। गेट क्या होता है? एक प्रकार से कंट्रोल सिग्नल, मतलब कि ये गेट पे जो सिग्नल है ना, इस गेट पे जो सिग्नल है ये डिसाइड करेगा कि एनोड कैथोड से कनेक्टेड रहेगा या फिर ऑफ रहेगा, मतलब ये स्विच ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका गेट, ठीक है। अब समझेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन द FET एंड थायरिस्टर। तो देखो, ये है मेरी गेट की पल्स मैं बना रहा हूं FET के केस में, ठीक है। अब मैंने अगर गेट, ये मेरा था 0 लेवल और ये मेरा है हाई लेवल, ठीक है। ये है मेरा लो लेवल और ये है मेरा हाई लेवल, ठीक है। मैं गेट सिग्नल की बात कर रहा हूं FET या MOSFET के केस में। तो जैसे मैं गेट में लो से हाई गया, जैसे मैं लो से हाई गया, ठीक है, गेट सिग्नल मैंने 0 वोल्ट से मान लीजिए 12 वोल्ट दिया, 0 से मान लीजिए मैंने 12 वोल्ट दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये A और K के बीच जो रास्ता है जो वो खुल जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन हो जाएगा मतलब इस दौरान ये क्या रहा? आपका ऑन रहा, ठीक है। अब समझो बात को, मैंने गेट सिग्नल को
अगेन हाई से लो कर दिया, मैंने अगेन गेट सिग्नल को हाई से लो मैंने कर दिया, ठीक है। तब जो आपका FET या फिर MOSFET है ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब कि इसके बीच में रास्ता जो है रुक जाएगा। सिंपल सी बात समझो कि यहाँ पे मैंने एक क्या कनेक्ट किया हुआ है, बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो MOSFET के केस में क्या हुआ, जब आपने लो से हाई किया तब बल्ब आपका ऑन हो गया, जब आपने हाई से लो गया गेट सिग्नल आपका, मान लीजिए गेट सिग्नल आपका 0 to 12 वोल्ट गया, तब तो बल्ब यहाँ पे ऑन था। अब 12 वोल्ट से आप लोअर जा रहे हो, मतलब मान लीजिए आप अगेन 0 वोल्ट जा रहे हो, तो आपका ये बल्ब आपका ऑफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये बल्ब या जो भी लोड है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो लोड है आपका, यहाँ पे ये मान लीजिए 230 वोल्ट AC पे काम कर रहा है, मतलब 230 वोल्ट AC मिल रही है, और मे बी जो लोड है आपका 100 एम्पियर करंट आपका ले रहा है या फिर 50 एम्पियर आपका करंट ले रहा है, ठीक है। पर इसको जो कंट्रोल कर रहे हो वो क्या है, सिंपल DC वोल्ट से या फिर एक कोई भी आप कंट्रोल सिग्नल है, सिंपल 12 वोल्ट की एक स्मॉल सिग्नल से, स्मॉल पावर की रेटिंग से आप एक हाई वोल्टेज करंट के स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो, ठीक है। तो MOSFET के केस में आप क्या देख रहे हो कि 0 से हाई किया तब ऑन हो गया और हाई से लो किया तो ऑफ हो गया, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब थायरिस्टर के केस में क्या होगा ये मुझे कौन बताएगा, थायरिस्टर के केस में क्या होगा ये मुझको कौन बताएगा। देखो थायरिस्टर का केस लेता हूं अब मैं। थायरिस्टर में क्या रहेगा कि ये आपका गेट सिग्नल इसमें भी रहेगा, मतलब कि गेट सिग्नल इसमें भी रहेगा और आपका एनोड इसमें भी रहेगा और कैथोड आपका इसमें भी रहेगा, ठीक है। ये प्रकार का एक डायग्राम इसमें भी रहेगा। एक मिनट, इसको और अच्छे से बना देता हूं मैं। यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे आपका K है और यहाँ पे आपका गेट है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका गेट है। तो देखो जो गेट सिग्नल है वो अभी लो था, मतलब 0 वोल्ट था, अब वो 12 वोल्ट 12 वोल्ट आपने हाई इसको कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि एनोड और कैथोड के बीच में एक करंट फ्लो हो जाएगा और यहाँ पे जो बल्ब कनेक्ट होगा, यहाँ पे 230 वोल्ट AC यहाँ पे मिल रही होगी, तो क्या होगा कि ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो सेम चीज MOSFET में भी थी, पर डिफरेंस कहाँ पे आया, डिफरेंस ये आया कि जब आपने इसको ऑफ कर दिया गेट सिग्नल को, जब आपने गेट सिग्नल को ऑफ कर दिया, ठीक है, तो भी ये आपका ऑन ही रहा, तो भी ये आपका ऑन ही रहा, तो भी ये आपका ऑन ही रहा, ठीक है। आपने क्या करना था, गेट सिग्नल दिया और आप चुप बैठ गए, पर आपका बल्ब जो है वो ऑन कंडीशन में ही रहा, ठीक है। अब ये एक प्रकार से क्या हो गया, इसको क्या बोला जाता है, लैच। लैच समझते हो आप, साकड़। अभी मैं उसको पूरा फंडा को एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को, बट अभी आप फिलहाल ये समझो। अच्छा, इसको ऑफ कैसे करना है, इसको ऑफ करने का एक कंडीशन होता है, एक लैचिंग करंट होता है, एक लैचिंग करंट बोलते हैं उसको, कि मतलब कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है ना, अगर उसको एक बार के लिए एक वैल्यू से कम कर दोगे, लैचिंग करंट से आप कम कर दोगे इसको, लैचिंग करंट से इसकी वैल्यू करंट की कम कर दोगे, तो अपने आप ये ऑफ हो जाएगा उन दैट कंडीशन में ये ऑफ हो जाएगा, अगर आप लैचिंग करंट से आप कम चले जाते हो। अभी हम इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, पर आपने एक चीज अभी जानी होगी कि FET और थायरिस्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है।
बेसिक डिफरेंस क्या है, जब गेट सिग्नल को आप हाई करोगे तो वो ऑन हो जाएगा FET में, और लो करोगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0 करोगे तो ऑफ, 12 वोल्ट करोगे तो हाई, 0 करोगे तो ऑफ, 12 वोल्ट करोगे तो हाई। बट आपका थायरिस्टर में आपने उसको एक बार सिग्नल दिया 0 से 12 का, और 12 देके फिर आप 0 आ गए। ठीक है, 2 माइक्रोसेकंड के लिए सही, 20 माइक्रोसेकंड के लिए ही सही। उसके बाद आप आराम से बैठ गए और वो क्या है, वो ऑन ही रहा, आपका बल्ब या लोड आपका ऑन ही रहा। ये आपने समझा। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से ऐसे समझो कि जैसे कि एक आपका लैच होता है, लैच के बारे में बता रहा था मैं आपको, साकड़ के बारे में आपको बता रहा था। तो जो साकड़ है, आपका एक गेट है, ठीक है, एक गेट है। अब गेट को आपने क्या कर दिया, लैच लगा दिया। क्या कर दिया, लैच लगा दी, साकड़ लगा दिया आपने। अब उसके बाद में कोई भी गेट से नहीं आ सकता। ठीक है, गेट तोड़ के नहीं आ रहा है, मतलब उस रास्ते से गेट के थ्रू नहीं आ सकता है। ठीक है, अब आप ने साकड़ को लगा दिया तो कोई आ नहीं सकता, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप कुछ आराम से मस्ती करो, डांस करो, बैठो, सो करो, कुछ भी करो, आपने गेट लैच कर दिया, कोई भी गेट के अंदर नहीं आ पा रहा। ठीक है, अब आपने लैच को ओपन किया, उसके बाद आप फ्री हो गए। अब आप ओपन है तो वो ओपन ही है। ठीक है, आराम से हर कोई आ रहा है उसमें, फिर उसमें भी आपको अलग से कोई नहीं बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, थायरिस्टर का एग्जांपल हो गया। पर वहीं पे आप समझो कि एक गेट है ऑफिस का, फैक्ट्री का, गेट कीपर वहाँ पर है, वो कोई आ रहा है तो गेट खोल रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो बंद कर रहा है, वो ऑन कर रहा है, वो ऑफ कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या बात हुई, यहाँ पे इस प्रकार में क्या हुआ, एक बंदा कॉन्स्टेंटली उसमें लगा रहा, एक ताकत उसमें लगातार उसको लगी रही। ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, हमारा FET का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो लैच और FET और ये थायरिस्टर मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि भाई थायरिस्टर क्या है, एक स्विचिंग डिवाइस है, और किस प्रकार की स्विचिंग डिवाइस है कि एक कंट्रोल सिग्नल उसको जैसे ही मिलता है तो वो ऑन हो जाता है, और उसके बाद वो पल्स के बाद में ऑन एक बार हो गया तो वो ऑन हो गया और अपने आप ऑफ नहीं होगा। अनलाइक FET जो कि ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए उसको सिग्नल उसको रेगुलरली चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझी सिलिकॉन और थायरिस्टर के बारे में। अब देखो सिलिकॉन और थायरिस्टर में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपने समझा होगा कि थायरिस्टर में एक हम पढ़ेंगे SCR के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फुल फॉर्म क्या है आपका, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और इसमें एक और चीज़ आती है आपकी, आप पढ़ेंगे डायक पढ़ेंगे, और आप यहाँ पे ट्रायक पढ़ेंगे, और यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं डायक, ट्रायक और SCR से। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, और इसके साथ में ही हम देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ कवर करेंगे। इसकी जो वर्किंग है वो समझेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है कि किस प्रकार से ये बना होता है वो समझेंगे। इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है इन डिवाइसेस की, उसके बारे में हम समझेंगे। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, क्या कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन होती है वो हम समझेंगे। और उसके बाद में हम क्या है क्वेश्चंस लेंगे, कॉन्सेप्चुअल्स क्वेश्चंस लेंगे, जिससे कि आपका ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थायरिस्टर में हम पढ़ने वाले हैं SCR के बारे में, डायक के बारे में और ट्रायक के बारे में। अभी हमने ये चीज़ पढ़ी कि थायरिस्टर, अभी अंडरस्टैंडिंग में क्या हुई कि थायरिस्टर एक स्विचिंग डिवाइस है, और वो किस प्रकार से एक पल्स, गेट पल्स मिलने पे वो इस प्रकार से वो ऑन होता है, ये हमने पढ़ा। और FET से उसका क्या, किस प्रकार से वो डिफर करता है वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखो थायरिस्टर पढ़ने से पहले या थायरिस्टर की स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे 4 लेयर डायोड। क्या पढ़ेंगे हम, 4 लेयर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। 4 लेयर डायोड, थायरिस्टर समझने के लिए एक 4 लेयर डायोड हम लोग यहाँ पे समझेंगे। 4 लेयर डायोड किस प्रकार से होता है, मतलब कि P है, N है, P है और N है। ठीक है,
इसको इस प्रकार से हम लोग बना रहे हैं एक 4 लेयर डायोड। 4 लेयर डायोड है ये। यहाँ पे मैंने अभी पहले कोई गेट सिग्नल नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ एनोड और कैथोड यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये 4 लेयर डायोड जो होता है ना, एक्चुअल में जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखो आप, ये P है, ये आपका N है और ये आपका P है, ठीक है। और एक और ट्रांजिस्टर आप ले लो यहाँ पे इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये आपका है यहाँ पे ये लो आप P, N, P और N ले लो, ठीक है। अब इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को अब एक बार अंदर फिट करोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको इसके अंदर फिट करोगे तो क्या बन जाएगा, आपको इस टाइप का बन जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? देखो ये P है, ये N है, P है, ये N है, P है, ये N है। इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को आपस में जोड़ोगे, कंबाइन करोगे तो ये इस प्रकार की चीज़ बन जाएगी, इसलिए हम इसको 4 लेयर डायोड कहते हैं। पर एक्चुअल में क्या होता है, ये इस प्रकार से इसमें 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। अच्छा बताओ, अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको 2 डायोड, 2 आपको PNP के डायोड्स दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो PNP का, ये पहला, और ये आप एक और ट्रांजिस्टर देख रहे हो दूसरा, मतलब कि 2 ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो। तो ये जो इसकी जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है आपकी, उसमें क्या है, आपके 2 PNP और NPN 2 डायोड इसमें कनेक्टेड है। और किस प्रकार से कनेक्टेड है आइए समझते हैं। तो अभी हमने फिलहाल क्या समझा, कि ये बेसिकली हम इसको थायरिस्टर पढ़ेंगे तो उससे पहले हम 4 लेयर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 लेयर डायोड में एक बेसिक कंस्ट्रक्शन हमने समझा कि इसमें PN इस प्रकार की लेयर है जो रिप्रेजेंट करते हैं, पर एक्चुअल में इस प्रकार से ये चीज़ होती है। और इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड है। और 2 ट्रांजिस्टर किस प्रकार से कनेक्टेड है आइए जानते हैं। यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड है। एक ट्रांजिस्टर है यहाँ पे PNP, इट हैज़ 4 लेयर डायोड इट हैज़ 2 ट्रांजिस्टर्स, इसमें कितने ट्रांजिस्टर्स है? 2 ट्रांजिस्टर्स है। एक आपका PNP है और एक आपका NPN है। क्या? एक आपका PNP है और एक आपका NPN है। अब ये इस प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं, कि ये पहला ट्रांजिस्टर है, ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, कि इसका जो बेस है, पहले ट्रांजिस्टर का बेस जो है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड रहता है। पहले डायोड का जो बेस है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड रहता है। और इसका जो बेस है, NPN का जो बेस है, वो आपके इसके कलेक्टर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है भाई। इसका बेस इसके कलेक्टर से और इसका जो बेस है वो इसके कलेक्टर से कनेक्टेड है। समझ में नहीं आया हुआ कि यार ऐसे कैसे कनेक्शन हो रहे हैं? अभी आप इसको मैं बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार से इसके कनेक्शंस होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप समझो इसको कि ये आपका है PNP, ठीक है। क्या है ये? PNP ट्रांजिस्टर मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया, ठीक है। ये PNP ट्रांजिस्टर यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये इसका क्या है? बेस है, ठीक है। ये इसका क्या है? आपका कलेक्टर है, ठीक है। इस कलेक्टर को आपने कहाँ जोड़ा? इसके दूसरे ट्रांजिस्टर, ये Q1 ट्रांजिस्टर है, ये आपका Q2 ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये Q1 ट्रांजिस्टर है आपका और ये आपका जो है Q2 ट्रांजिस्टर है। ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है। क्या है ये? NPN ट्रांजिस्टर है। इसका ये पॉइंट है और इसका जो बेस है ना, इसमें आपने ये आपका ऐसे कनेक्ट आपने कर दिया। कैसे? ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को दिख पा रहा है यहाँ पे? मैं रेड पेन में लेता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिख पा रहा होगा मेरे ख्याल से। ये आपका ट्रांजिस्टर है Q1 और ये आपका ट्रांजिस्टर है आपका Q2। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इसका जो कलेक्टर है ना वो दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है और इसका जो कलेक्टर है इस वाले का, ये इसके बेस से कनेक्टेड है। आपको ड्रॉ कर रहे हो कॉपी में तो समझ लो कि 2 डायोड आपको, 2 ट्रांजिस्टर आपको क्या है, एक इस तरफ लगा दो मुंह, एक इस तरफ मुंह लगा दो और इस प्रकार से कनेक्ट कर दो, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको कहूँगा कि
इस बात को समझो। ये हो गया आपका, ये लिख लिया आपने, टू ट्रांजिस्टर्स है, बेस कलेक्टर से कनेक्टेड है और इसका बेस जो है वो इसके कलेक्टर से कनेक्टेड है, और इस प्रकार से इसका डायग्राम आप देख पा रहे हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो दो कनेक्टेड होते हैं ना, ये जो दो ट्रांजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक से कनेक्टेड होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए, अब कई स्टूडेंट्स जो सिर्फ रटते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता होता है कि भाई चीज़ें होती क्या है। जब आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हो ना, तब समझ में आता है कि यार ये पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, यार ये नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। देखो, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जो मैं कहूँगा आप उसके अनुसार हम यहाँ मिलाओगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई मिनरल वाटर पीना जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो आपने बोला कि हाँ भाई अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, हम तो सबको बोलेंगे बात, हम तो मिनरल वाटर ही पियेंगे। फिर मैंने बोला आपको भाई मिनरल वाटर नहीं पीना चाहिए, मिनरल वाटर हेल्थ के लिए अब मैंने उल्टा बोल दिया। पहले मैंने बोला अच्छा होता है, अब मैंने बोला अच्छा नहीं होता है। अब बोला अच्छा नहीं होता है तो बोला कि यार कोई मिनरल वाटर नहीं पिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब एक बात कह दी गई है या फिर जो कुछ इनपुट मिला आपको, समझो बात को, ये इनपुट मिला, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। तो इनपुट ने हल्का सा आपको बताया, हल्का सा बताया, एक सिग्नल दिया कि भाई ये चीज़ अच्छी है, गुड है, तो आपने उसको एम्पलीफाई करके गुड है गुड है गुड है करके बहुत सारा आपने सबको बता रहे हो, कर रहे हो, सबसे काम कर रहे हो। आपने बताया बैड है, तो इन्होंने सबको बता दिया बहुत ही गंदा है। आपने बोला था भाई बैड है, आपने उसमें 10 गालियाँ और निकाल दी, बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है। तो मतलब कहने का मतलब कि जो आप बोल रहे हो उसको आप क्या कर रहे हो, एक प्रकार से एड कर रहे हो। एड मतलब उसको आप मैग्नीफाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बड़ा चढ़ा के आप चीज़ों को आउटपुट आपका ला रहा है। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में जैसा इनपुट रहेगा वैसे आउटपुट उसको जो है मैग्नीफाई करेगा, या फिर समझो उसको वो एड करेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं आपको इलेक्ट्रिकल की भाषा में समझाऊं तो इलेक्ट्रिकल की भाषा में समझाऊंगा मैं। आपने बोला कि भाई सिग्नल आपका चेंज आया, चेंज इन सिग्नल आपका 2 मिलीवोल्ट प्लस हो गया। ठीक है, 1 वोल्ट था, 1 वोल्ट से प्लस 2 मिलीवोल्ट हो गया, मतलब 1.002 हो गया। तो आपने पॉजिटिव फीडबैक ने क्या किया, उसको बहुत करके सैचुरेशन पे ले आया, मतलब मैक्सिमम जो आउटपुट 5 वोल्ट दे सकता था ना, वो उसने 5 वोल्ट की वोल्टेज आपको आउटपुट निकाल के दे दी। अब आपने नेगेटिव फीडबैक क्या होगा, आप 1 वोल्ट पे थे, आपको -2 मिलीवोल्ट हो गया सिग्नल, मतलब कम हो गया, मतलब 0.998 हो गया। तो आपने हल्के से नीचे नेगेटिव मतलब इस तरफ चेंज हुआ, तो आपने क्या कर दिया, इसको फुल 0 वोल्ट कर दिया। ठीक है, समझे आप बात को। पॉजिटिव फीडबैक क्या कर रहा है, जो भी आप चीज़ सिग्नल दे रहे हो इनपुट में, अगर हल्का सा पॉजिटिव की तरफ है, हल्का सा सिग्नल अगर पॉजिटिव की तरफ है तो आपने बड़ा चढ़ा के उसको पूरा पॉजिटिव कर दिया। हल्का सिग्नल नेगेटिव की तरफ है तो उसको भी एम्पलीफाई करके आपने नेगेटिव की तरफ कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया कि बताओ पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव सिग्नल क्या करता है, सिग्नल को कम करता है, सिग्नल को ज़्यादा करता है, सिग्नल को क्या करता है। तो आपको क्या बताना है कि सिग्नल को वो एड करता है, मतलब सिग्नल की जो हल्का सा सिग्नल ने कुछ बोला उसको मैग्नीफाई करेगा। वो सिंपल सी बात है, उसको वो उसके अनुसार वो चलेगा और उसको हल्के सिग्नल में ही वो पॉजिटिव उसको कर देगा। ठीक है, तो यह आपने समझा पॉजिटिव फीडबैक क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो आपके ट्रांजिस्टर्स है ये आपके पॉजिटिव फीडबैक से कनेक्टेड है। तो इसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि आई, अगर मैं बेस करंट है, Q1 ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इस Q1 ट्रांजिस्टर का जो बेस है, इसमें हल्की सी अगर मैं करंट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, लिख लो इस बात को, अगर मैं बेस करंट Q1 का हल्का सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि ये ट्रांजिस्टर है, क्या करता है, ये करंट गेन करता है, तो कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कलेक्टर करंट Q1 का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात, सिंपल सी बात है यार, कोई बड़ी बात नहीं कहती है।
एक ट्रांजिस्टर है, इसकी अगर बेस में जो करंट है अगर हल्की सी अगर आप बढ़ा दोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके कलेक्टर की जो करंट है वो बढ़ जाएगी। कोई हाई फाई बात नहीं कही अभी तो, पर भाई मेरे ये कलेक्टर का जो करंट है ना Q1 का, वही तो आपके बेस है Q2 का। क्या बोला मैंने, समझ में आई बात? कि भाई Q1 का जो यहाँ पे आपने IB इसकी बढ़ाई, बेस करंट इसकी हल्की से बढ़ाई, तो इसका ट्रांजिस्टर करंट बढ़ गया, ठीक है। अब यह जो ट्रांजिस्टर करंट है, ये जो इसका सॉरी कलेक्टर करंट बढ़ गया, अब ये जो इसका कलेक्टर करंट है यही तो इसका बेस करंट है Q2 का, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि आपका बेस करंट किसका बढ़ गया, एक प्रकार से कह दूं मैं Q2 का बढ़ गया, ठीक है। समझो बात को। अब Q2 का जब बढ़ गया है बेस करंट, तो Q2 भी तो ट्रांजिस्टर है, ये भी तो एम्पलीफाई करता है, तो इसने अपना क्या बढ़ा दिया, इसका कलेक्टर Q2 का बढ़ गया, ठीक है। कलेक्टर Q2 का बढ़ गया, कलेक्टर Q2 का बढ़ गया, कलेक्टर Q2 का बढ़ गया, कलेक्टर Q2 का बढ़ गया। अगर ये करंट कलेक्टर करंट इसका ये बढ़ गया, तो माय फ्रेंड ये जो कलेक्टर है ना, ये क्या है, कलेक्टर किससे कनेक्टेड है, इसके बेस से कनेक्टेड है, तो इसका बेस भी और बढ़ गया। समझ में आई नहीं आई बात? यहां से आपने IB की वैल्यू को बढ़ाया। इस ट्रांजिस्टर है Q1, इसकी फितरत क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके कलेक्टर करंट इसने बढ़ा दिया। अब इसका कलेक्टर करंट अगर बढ़ गया तो ये तो इसका बेस करंट था Q2 का, तो वो बेस करंट आपका बढ़ गया। अगर इसका बेस करंट बढ़ता है, क्योंकि इसकी फितरत भी तो बढ़ाने की है, ट्रांजिस्टर है, तो इसका कलेक्टर करंट बढ़ गया। अब इसका जो कलेक्टर करंट बढ़ गया तो इसका बेस करंट ही है पहले ट्रांजिस्टर का, तो वो और बढ़ गया। तो इस प्रकार से ये साइकिल जो है चलती गई 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 चलती गई। अब बात समझो बात को, अब बात समझो बात को कि भाई मेरे यहाँ पे मैंने बेस करंट इसका बढ़ाया, मान लीजिए 20 मिली एम्पियर, एक मामूली सा मैंने अंतर लाया, ठीक है। उस मामूली से अंतर के कारण इस IC में बढ़ गया, ये हो गया आपका 200 मिली एम्पियर। मैं एक फिगर दे रहा हूँ, देखो 200 मिली एम्पियर बढ़ गया, तब ये 200 मिली एम्पियर यहाँ पे बढ़ गया, तो ये आपका 1 एम्पियर बढ़ गया, फिर ये आपका बढ़ गया, फिर ये आपका बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या पूरी साइकिल कैसे चल गई, पॉजिटिव चल गई साइकिल, ठीक है। पर अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप, इसका क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको थायरिस्टर समझा रहा हूँ, तो मैं आपको थायरिस्टर समझा रहा हूँ, मैंने एक एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। जब आपको थायरिस्टर पूरा समझ में आ गया है, अब कुछ बचना, अब उसके लिए कुछ बचा नहीं, अब कितना, अब उसके बाद में आप कितना भी देख लो बार बार वीडियोस, जब आपने एक बार समझ लिया है तो आपका क्या आ गया है, एक सैचुरेशन लेवल आ गया भाई, मैक्सिमम लेवल आ गया भाई, इससे ज़्यादा समझाएगा तो मतलब नहीं है, मेरे को सब चीज़ समझ में आ गई है ना। तो वही इस ट्रांजिस्टर के इसके साथ में कंडीशन है कि भाई सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब इसका करंट और नहीं बढ़ सकता। तो मान लीजिए इसकी 5 एम्पेयर की इसकी मैक्सिमम लिमिट थी, तो 5 एम्पेयर की मैक्सिमम लिमिट थी, यहाँ पे आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपने लोड कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या देख रहे हो कि भाई मेरे हल्का सा 20 मिली एम्पेयर करंट क्या बढ़ा दी मैंने थोड़ी सी, यहाँ पे आप 5 एम्पेयर का या फिर 10 एम्पियर का या फिर 100 एम्पियर का जो भी आपका SCR काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको 5 एम्पियर वगैरह करंट मिल गई। अब मैं थोड़ा सा समय इसमें लगा रहा हूँ दोस्तों कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बार बार किताब खोलने की, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से मैं आपको चीज़ पढ़ा रहा हूँ, समय लग रहा है। आप लोग सोचते होंगे सर ये तो हम और जगह से पढ़ते हैं और चीज़ पढ़ते हैं तो फटाफट काम हो जाता है। थोड़ा सा रुक जाओ, इसका जो आउटपुट निकलेगा ना आपको खुद समझ में आएगा कि सर ने जो पढ़ाया है सही में एक अच्छा पढ़ाया है, एक कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। और मैं सिर्फ अच्छा इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अगेन इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस बुक के बदौलत ही आपको अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं। अगर मैं भी अगर सब स्टैंडर्ड बुक या फिर सब स्टैंडर्ड रेफ़र करूँगा चीज़ों को, तो मैं भी आपको अच्छा नहीं पढ़ा पाऊँगा। सिंपल बात मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देख ये चीज़ आपने सबने समझ ली, ठीक है, ये सैचुरेशन पॉइंट की सब चीज़ समझ ली। अब ये चीज़ आपने लिख भी ली है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये एरो को एक बार मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, है ना। अब की बार मैं क्या करता हूँ कि बेस करंट जो मेरे Q1 की है ना, उसको मैं हल्का सा क्या करता हूँ, डिक्रीज़ कर देता हूँ। 20 मिली पहले मान लीजिए 500 मिली एम्पियर थी, मैंने अब इसको 20 मिली एम्पियर कम कर दिया, मतलब मैंने इसको आपका 480 मिली एम्पियर कर दिया। मतलब मैंने
बेस करंट को कम कर दिया। भाई मेरे जब मैंने बेस करंट को कम किया तो मेरा कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब मेरा कलेक्टर करंट कम हुआ तो इसने क्या किया, ये क्या है कलेक्टर करंट, इस Q2 की क्या है बेस करंट, तो इसका बेस करंट कम हुआ। अब इसका बेस करंट कम हुआ तो इसने क्या किया, इसका कलेक्टर करंट और भी कम हो गया। और इस प्रकार से ये साइकिल आपकी इस प्रकार से चल गई कि ये भी कम हो गया, फिर ये कम हो गया, फिर इसने इसको कम किया, अगेन इसने इसको और कम किया। तो इस प्रकार से साइकिल अब के बार इस प्रकार से हवा चल गई कि आपकी जो करंट है वो 0 एम्पियर पे पहुंच गई। मतलब कि करंट कोई यहाँ पे लोड पे जा नहीं रही है और लोड आपका क्या हो गया है, एक प्रकार से ऑफ कंडीशन में आ गया है। और अब ये आपका क्या बोलेंगे हम इसको, कट ऑफ रीजन आ गया है। क्या रीजन आ गया है, कट ऑफ रीजन आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट 1 था इस वीडियो का। अभी पार्ट 2 भी मैं और चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं, पर यहाँ पे हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं थायरिस्टर के बारे में। एक बार मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। और अभी थोड़ा सा हमने स्लो चला था क्योंकि देखो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम फास्ट चलेंगे और सभी जो एग्जाम में पॉइंट्स आते हैं उसको कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई SC थायरिस्टर पढ़ रहे हैं, थायरिस्टर के अंदर आता है SCR और डायग और ट्रायग एंड ऑल। और उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई होता क्या है, कहना क्या चाहते हो। थायरिस्टर एक स्विचिंग डिवाइस है, ग्रीक भाषा में जिसका मतलब है डोर, दरवाजे की तरह से है। फिर हमने एक डिफरेंस समझा था FET के बारे में और थायरिस्टर। भाई एक स्विचिंग डिवाइस तो है, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं हम स्विचिंग डिवाइस तो है, पर बनाने वाले ने थायरिस्टर भी बनाया, बनाने वाले ने FET भी बनाया, मॉसफेट भी बनाया। तो डिफरेंट चीज़ बना रहा है तो मतलब डिफरेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द SCR एंड हाउ SCR इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्विचिंग डिवाइसेस, ये हमने समझा। फिर हमने समझा एक 4 लेयर डायोड के बारे में हमने बताया आपको, जिसमें PN प्रकार से है और एक्चुअल में क्या है वो 2 ट्रांजिस्टर इस प्रकार से आपके कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये 2 ट्रांजिस्टर इस प्रकार से कनेक्टेड है कि इसका जो मुंह है या फिर इसका जो बेस जो है वो उसके कलेक्टर से कनेक्टेड है दूसरे वाले के, और उसका जो कलेक्टर है वो उसके बेस से कनेक्टेड है। राइट, तो आपस में लूप में किस प्रकार से कनेक्टेड है ये हमने यहाँ पे जाना था। ठीक है, फिर हमने जाना था पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि भाई हाँ में हाँ मिलाना। मैंने हल्का सा बोल दिया कि भाई चीज़ अच्छी है, आपने अच्छी है, बहुत अच्छी है, और भी बहुत पता नहीं क्या क्या आपने उसमें ऐड करके बोल दिया। मतलब ऐड कर रहे हो, मतलब एक प्रकार से चीज़ों को आप बढ़ा रहे हो। आपने बोला कि भाई चीज़ बेकार है सर, मैंने बोला सर ये चीज़ बेकार है, तो आपने बेकार है बहुत सारी और गालियाँ ऐड कर दी। और ठीक है, तो इस प्रकार से समझे बात को कि इनपुट सिग्नल में कुछ भी आप पॉजिटिव चेंज कर रहे हो तो आउटपुट में एकदम छियाऊँ, आप इनपुट में हल्का सा नेगेटिव चेंज कर रहे हो तो आउटपुट में एकदम से नीचे छियाऊँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। फिर हमने पढ़ा था कि इसमें एक्चुअल में वर्किंग कैसे होगी। यहाँ पे हमने देखा था कि बेस करंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो इस पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कलेक्टर पे, क्योंकि ये इस कलेक्टर इसका बेस था तो इस पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस पे ये इसका बेस से इसके कलेक्टर में क्या फर्क पड़ेगा, और इस प्रकार की साइकिल पूरी आपकी रिपीट होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे थे अगर आप +20 मिली एम्पियर कर रहे हो, हल्का सा पॉजिटिव चेंज कर रहे हो ऊपर की साइड में, तो ये लोड को फुल करंट दे रही है, सैचुरेशन पॉइंट पे जा रही है। सैचुरेशन पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम जो वो चीज़ दे सकती है आउटपुट। ठीक है, अगर आप बेस करंट को हल्का सा कम कर रहे हो, बेस करंट को आप कम कर रहे हो तो क्या हो रहा है, उल्टा उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और वो पूरी चीज़ आपकी ऑफ हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने 4 लेयर डायोड में समझी। अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं थायरिस्टर पढ़ेंगे, उसका कंडक्शन एंगल क्या होता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये चीज़, इसमें एक और चीज़ होती है, गेट सिग्नल होता है। ठीक है, उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे उसमें नेक्स्ट में कि गेट सिग्नल किस प्रकार से वर्क करता है, और इसमें लैचिंग करंट का एक सिस्टम होता है वो क्या होता है, इसको हम होल्डिंग करंट बोलते हैं। वो सारी बातें हम इसमें नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 1 का समझे आप, पार्ट 2 भी आपको देखना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर उसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम एज अ थ्योरी टू प्रैक्टिकल हम समझते हैं कि आप लोगों को रियल में नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए। एक बार आपको इंटेलिजेंस आ गई, एक बार आपको समझ अगर आपके बढ़ गई, तो आप जो आप चाहते हो एक्चुअल में एग्ज़ाम में, अगर आपको स्कोर अच्छा करना है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में करना है, कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, एनीथिंग करना है, कुछ उसे प्रैक्टिकल वर्क करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप कॉन्सेप्ट आप समझोगे, इंटेलिजेंस सी आपको क्या आएगी, तभी आप जो है ना मतलब कुछ कर सकते हो। अदरवाइज़ तो वही है कि भाई 5-6 चीज़ रट ली, याद कर ली, एग्ज़ाम टाइम फिर भूल गए, फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपको ऐसे नहीं करना है, एक सिस्टमेटिक वे से कॉन्सेप्ट वाइज चलते हुए अपन को चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेरे
पार्ट 2 के वीडियो में।